And welcome back to Matholic channel. So sorry for late uploading this video because आज बहुत सारे काम थे मेरे पास. So what is equation reducible to linear differential equation? जब हमने linear differential equations के केस 1 और केस 2 करे तब आपके पास अब हर टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस 1 से और केस 2 से. बट अगर केस 1 और केस 2 से क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होता है, लेट्स सी दिस एग्जांपल, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इक्वल्स टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई. इसको अगर आप डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में लेते हो तो आपके पास पी वाई होना चाहिए. p के साथ y वाला टर्म है क्या? नहीं है, x वाला है. तो क्या आप इसे dx अपॉन dy वाला बना सकते हो? बनाओगे तो इसका एलसीएम लोगे, dx यहाँ जाएगा, dx यहाँ जाएगा. उसके बाद फिर इन दोनों को शिफ्ट करोगे एक साथ, फिर वो इसके नीचे आ जाएगा, यानी दो टर्म्स एक के नीचे आ जाएंगी. तो फिर इसको सेपरेट कैसे कर पाओगे आप? तो सेपरेट नहीं कर पाओगे आप, राइट. तो फिर इसलिए ये dx अपॉन dy भी नहीं बन पाएगा और dy अपॉन dx से भी सॉल्व नहीं हो सकता. तब हम क्या करेंगे, तब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखो. फिर अगर कोई मेथड लगा सकते हो तो वो मेथड क्या होगा? तो वो मेथड बेसिकली अगर केस 1 केस 2 से नहीं होता है सॉल्व और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर आप लगाओगे इक्वेशन रिड्यूसिबल. यानी कि आपको इक्वेशन को फिर क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन केस 1 या केस 2. सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके फॉर्म कैसा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. उसके बाद फिर हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, राइट. तो हम देखते हैं ये कंसेप्ट. अगर आपका केस होता है व्हेन y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, यही था ना. और p और q क्या थे यहाँ पे? P एंड Q आर द फंक्शंस ऑफ x या फिर कांस्टेंट. तो P एंड Q आर द फंक्शंस ऑफ x थे या फिर कांस्टेंट थे. इसी का हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला. क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है? किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है? x के रिस्पेक्ट में. नीचे क्या है? dx है ना. इसीलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी क्या आएगा? e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो वहीं से जनरल सॉल्यूशन स्टार्ट होगा. तो y मल्टीप्लाइड बाय y क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है? y है. तो y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय q dx प्लस c. dx क्यों? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x चल रहा है. ठीक है, क्लियर है. अब अगर हमें इस फॉर्म की इक्वेशन को रिड्यूस करना है, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म की इक्वेशन को रिड्यूस करना है, तो आपके पास क्या फॉर्मेट आएगा? आपके पास क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स के बगल में एक डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ वाई, लेकिन फंक्शन किसका होगा? वाई का होगा, प्लस पी एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू क्यू. क्लियर है. अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपका बनता है तो आप कह सकते हैं कि केस 1 का रिड्यूसिबल फॉर्म है. क्या है? केस 1 का रिड्यूसिबल फॉर्म है. बस ये याद रखना है कि एफ ऑफ वाई जो एफ डैश ऑफ वाई वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल वाले फंक्शन होंगे. जो ऊपर लिखा हुआ है वाई 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 तो सारा वाई 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 चलेगा. ठीक है. नीचे डी एक्स लिखा है तो जहाँ पे भी डी एक्स की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम डी एक्स ले लेंगे. अगर ऊपर एक्स एक्स होता, अगर एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल होता तो क्या होता बताइए? चलिए देख लेते हैं. अगर आपका केस नंबर 2 होता जहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई होता है तो तब आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बनता है? डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू. और पी और क्यू क्या होती हैं? फंक्शंस ऑफ वाई होते हैं या फिर कांस्टेंट होते हैं. ये वैसे तो हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल से, क्योंकि पी के बगल में क्या है? एक्स है. अगर एक्स का ही फंक्शन होगा तो उसी में इंक्लूड नहीं हो जाएगा और लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशन बना देगा, क्योंकि हमें पता है डिपेंडेंट की पावर क्या होनी चाहिए? 1 ही होनी चाहिए. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात कर लेते हैं. ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई. ठीक है. जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय क्यू डी वाई प्लस सी. दैट्स इट. दिस इज द जनरल सॉल्यूशन. अगर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस केस से हो जाता है तो बस आपको इतना ज़रूरत है. बट अगर इस केस से नहीं होता है और डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में है, then you will try to find out the question and you will try to identify the question from this reducible format. इस स्टैंडर्ड फॉर्म से आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करोगे कि हो सकता है ये केस 2 का रिड्यूसिबल फॉर्म बन जाए. तो इसका क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो लाइन से सारे डिपेंडेंट ऊपर ही रहते हैं. तो एफ डैश एक्स होगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एफ ऑफ एक्स होगा इक्वल्स टू क्यू.
अगर f के अंदर x लिखा है यानी क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, और इसी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x। आई होप बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास रिड्यूसिबल का फॉर्म बन जाता है, मान लो आपने आइडेंटिफाई तो कर ही लिया है, लेकिन आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो आप f ऑफ x को, आप f ऑफ y को क्या मानोगे, v मानोगे इस केस में, f ऑफ x को v मानोगे इस केस में। फिर क्या करोगे, आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है। अब आपके पास क्या आया, डिफरेंशिएट करने के पास आपके पास ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ना, ये क्रिएट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ v, और फिर इसको भी v लिख देना, और फिर एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी इस जैसी। बस यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। ठीक है, बस आपका डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाएगा, बाकी सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ ही रहेंगी। डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हुआ तो कहाँ कहाँ चेंज आ सकता है, एक तो यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, और कहाँ, यहाँ तो कहीं चेंज नहीं आएगा, बट यहाँ पे चेंज आ जाएगा फ्रेंड्स। y की जगह पे क्या लिख दोगे आप, v लिख दोगे। ठीक है, बाकी सबका सब एज इट इज़ हो जाएगा, और लास्ट में जब आंसर लिखो तो v की वैल्यू रख देना। ठीक है, इतनी कृपा कर देना। चलिए क्वेश्चन समझते हैं हम, क्वेश्चन के थ्रू आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन हमने देखा था ये वाला, अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई बना लो, क्योंकि ना ये फॉर्मेट बन रहा है, ना वो फॉर्मेट बन रहा है, ना केस 1 बन रहा है, ना केस 2 बन रहा है, ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा। इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। हमने फॉर्मूले सारे के सारे याद किए थे ना, तो फॉर्मूले में आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा है, साइन 2y, साइन 2 थीटा, याद करो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन y कॉस y, लिख लो, पहले लिख लो या बाद में लिख लो, पहले इसको डिवाइड कर लो, जो भी आपको करना, सॉल्यूशन मत देखो वरना कंफ्यूज होगे। इसको लिख लो पहले तो 2 साइन वाई कॉस वाई, और यहाँ पे आपके पास कॉस स्क्वायर वाई जो है ना, उसको सबसे डिवाइड कर दो। क्यों कर दो डिवाइड, क्योंकि आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्म है, और पी और क्यू क्या होंगे, फंक्शन ऑफ एक्स होंगे। वेरी गुड। और फंक्शन ऑफ एक्स में यहाँ पे जो क्यू आता है, यहाँ पे जो q आता है, क्या q के साथ कुछ और होता है, y का फंक्शन नहीं होता, इसीलिए हमें इसको सबसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस ये हो जाएगा साइन 2y। अभी हमने इसमें फॉर्मूला नहीं रखा है, अभी रख देना फॉर्मूला, समझा तो दिया ये एटलीस्ट आपको। कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड किया इक्वल्स टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर वाई। देखो कितना सिंप्लीफाई करके आपके लिए लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसा का वैसा लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चीज़ें। ठीक है, अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई होता है। इसको लिख दिया साइन वाई, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, लेकिन ये 2 थे तो नीचे एक कॉस तो बचेगा ही, और ये बचेगा एक्स क्यूब। अब यहाँ पे क्या हो गया, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, ये हो गया साइन अपॉन कॉस टेन वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब। पी और क्यू क्या होते हैं, पी और क्यू आपके होते हैं फंक्शन ऑफ एक्स इन केस व्हेन वाई इज़ डिपेंडेंट। आपके पास यहाँ पे क्या होता है, एफ डैश वाई होता है, यहाँ पे क्या होता है, एफ ऑफ वाई होता है। बन रहा है एफ ऑफ वाई, बन रहा है एफ डैश ऑफ वाई, बन रहा है। क्यों, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं बताइए जल्दी से, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे एफ ऑफ वाई को क्या मानेंगे, वी मानेंगे। यहाँ पे एफ ऑफ वाई क्या है, 10y है, तो 10y को हमने क्या किया है, 10y को हमने v माना है। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, 10y का क्या होगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू v का किया डी वी अपॉन डी एक्स, दैट्स इट। सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स एक क्वेश्चन में कहाँ बन रहा है आपका, ये बन रहा है, ये इस पूरे की जगह आप क्या लिख दोगे, डी वी अपॉन डी एक्स लिख दोगे। 2x 10 की जगह क्या लिख दोगे, v लिख दोगे इक्वल्स टू एक्स क्यूब। आपके पास फाइनली इक्वेशन क्या बनी है, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 2x v इक्वल्स टू एक्स क्यूब। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी आगे भी करेंगे, डरो मत। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बन गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जब v आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा। पी एंड क्यू कंपेयर कर लो, पी एंड क्यू कंपेयर किया, आपके पास मिल गया पी एंड क्यू, क्या मिल गया आपके पास, p आ गया 2x और q आ गया एक्स क्यूब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, यानी कि 2x dx। 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने डायरेक्ट याद करवाया था, 2x का होता है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर आ गया। रख दो अब जनरल सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में ही रखते हैं ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसी की तो काम आता है। ठीक है, अब हमारा जनरल सॉल्यूशन स्टार्ट होगा डिपेंडेंट वेरिएबल से v मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय क्यू डी एक्स प्लस सी। v मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर जो कि आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब। एक्स क्यूब क्यों? क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब है, डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप कुछ ट्रिक लगा सकते हो। ये तो पता है आपको कि बाई पार्ट लगेगा, बस थोड़ा सा इजी और कर लो। तो आप क्या करो, ई की पावर में जो भी कुछ है उसको टी मान लो। तो इसको अगर हमने टी मान लिया, एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, तो आपके पास आ गया 2x इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। और डी एक्स की वैल्यू आपको हटानी पड़ेगी, डी टी के टर्म्स में करना पड़ेगा। तो डी एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, डी एक्स क्या आ जाएगा, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन 2x, या फिर एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन 2। एक्स डी एक्स अगर आ जाते तो आप इसको ये पूरी वैल्यू को भी आप डी टी अपॉन 2 लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो आप। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ई रेज टू दी पावर टी मल्टीप्लाइड बाई टी में आप लगा दोगे बाय पार्ट। बाय पार्ट मेथड आपको आना चाहिए, 12th में हमने बहुत बार सॉल्व किया है। बाय पार्ट मेथड में क्या होता है, आइलेट रूल के थ्रू आप क्या करते हो, फंक्शंस डिसाइड करते हो, फर्स्ट होगा कौन सा, सेकंड होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप डिसाइड करते हो। अगर बाय पार्ट आपको नहीं आता हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जब तक आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे तब तक हम उसकी वीडियो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और इसको शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखी जाएगी तो हम डेली बना पाएंगे आपके लिए वीडियो। आज का दिन भी इतना बिजी हो गया था कि हम आपके लिए वीडियो लेके ही नहीं आ पाए थे, बट स्टिल आप लोग डेली वीडियो देख रहे हो, इस मोटिवेशन के थ्रू हमने इसको बना दिया आज की वीडियो को भी। ठीक है, ओके, तो चलिए चलते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपन बातें बहुत सारी कर लेते हैं। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे हमने रख दिया, बाय पार्ट से कहाँ गया, यहाँ तक। ये बाय पार्ट अगर हमने इसमें में लगाया तो बाय पार्ट का फॉर्मूला देखो मैंने साइड में लिख रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी। मान लो u फर्स्ट फंक्शन है और v सेकेंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जिसके भी रिस्पेक्ट में चल रहा हो, माइनस इंटीग्रेशन, और उसके अंदर होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और पूरा क्लोज करके उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, दैट्स इट। ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1/2 तो बाहर था ही कॉन्स्टेंट, ये ले लिया था हमने, टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी, ये आ जाएगा। ई की पावर टी इसमें से कॉमन ले सकते हो आप, लेना हो तो ले लो, नहीं लेना हो तो नहीं लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जनरली हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं सॉल्यूशन को, तो अच्छा लगता है, राइट। तो 10y टी की वैल्यू रख दी आपने एक्स स्क्वायर, 10y ई की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये मत बोलना एक्स स्क्वायर कहाँ से आया मैम, टी की वैल्यू रखी थी ना हमने एक्स स्क्वायर। अभी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेन करने में थोड़ा लंबा चले जाता है, बट अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, आप बोलोगे मैम ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बट हम और भी क्वेश्चंस हम लेंगे, डोंट वरी कि मैम ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराया फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए। बेटा अभी हम एक ही क्वेश्चन करके हम कंसेप्ट को समझेंगे और फिर लास्ट में हम लाइन से क्वेश्चंस लेंगे हर मेथड के, ताकि आपको हर एक मेथड रिवाइज होता जाएगा और हर एक मेथड याद होता जाएगा। ठीक है, और आप भूलोगे भी नहीं, क्योंकि हम लास्ट में क्वेश्चंस लेंगे तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपका LDE का आ जाए, जब तक हम लोगों ने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया होगा हायर ऑर्डर्स का, तो आपको LDE फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन समझ के अभी आप कंसेप्ट समझ लो, ताकि आपके टेस्ट अच्छे जाते जाएँ। अभी हमारा रेड्यूसिबल कंप्लीट हो गया है, रेड्यूसिबल के बाद हम देखेंगे बर्नौलीज़ का कंसेप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल की वीडियो में हम बर्नौलीज़ समझने वाले हैं। अभी तक की वीडियो आप अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़ एंड